हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का द मून क्लासेस में। और इसी के साथ भारतीय संविधान की जो वन लाइनर्स की सीरीज चल रही थी उसमें हम प्रश्न पत्र पार्ट 4 के बारे में अध्ययन करेंगे। वीडियो अगर आपको वास्तव में अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो आप शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखा करो। और इसी के साथ वीडियो की अगर आपको करनी है PDF प्राप्त तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। बात करेंगे आज के सेशन की। इससे पहले बात करते हैं कुछ प्रचार प्रसार के बारे में। नदियों के जो त्रिवेणी संगम है और नदियों के किनारे जो बसे दुर्ग है, ये वीडियो आप ज़रूर देखें, काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है आपके आने वाले एग्जाम में। बात करें राष्ट्रीय दल के जो शर्तें होती हैं उनके लिए, राष्ट्रीय जो दल होते हैं उनके लिए जो आवश्यक शर्तें होती है, लोकसभा आम सभा जो आम चुनाव होते हैं, राज्य विधानसभा चुनाव होते हैं, किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में डाले गए वैध मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके अलावा किसी एक राज्य अथवा राज्यों से विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतनी होगी अथवा लोकसभा में 2% सीटें, और ये कम से कम 3 राज्यों से हासिल की गई हो। इसी के साथ बात करें 302 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी महत्वपूर्ण और लगा सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट। बात करें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे हम EVM कहते हैं, इसका सबसे पहले प्रयोग करने वाला जो राज्य था देश का तो वो केरल था। केरल के द्वारा EVM मशीन का प्रयोग किया गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का। और मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग पूरा चुनाव करवाने वाला राज्य गोवा राज्य था। सर्वप्रथम पहले बार प्रयोग किसने किया? केरल ने। और पूरा चुनाव करने वाला जो राज्य था वो गोवा था। संविधान के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी होगी, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन भी बन सकता है दोस्तों। संविधान की जो राजभाषा है वो हिंदी होगी और देवनागरी जो लिपि है ये लिपि रहेगी। राष्ट्रीय आपात की घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश के अनुच्छेद 352 के तहत करता है। क्या होता है कि मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर आपात घोषित करता है कौन? राष्ट्रपति। और यह अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रीय आपात के समय राज्य सरकार निलंबित नहीं की जाती, अपितु यह संघ की कार्यपालिका के पूर्ण नियंत्रण में आ जाती है। जो वहाँ पर मंत्रिमंडल होता है उसको निलंबित नहीं किया जाता, परंतु क्या होता है कि जो कार्यभार होता है वो संघ के हाथों में चला जाता है। आपातकाल की घोषणा 1 माह तक प्रवर्तन में रहती है। 1/3 बहुमत से संसद द्वारा पारित होने पर 6 माह तक की जा सकती है। इसी के साथ बात करें तो बाह्य जो आक्रमण होते हैं, बाह्य आक्रमण के आधार पर आपात की प्रथम घोषणा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में की गई। जो बाहरी आक्रमणों के कारण जो आपात घोषित किया गया था वो सर्वप्रथम 26 अक्टूबर 1962 के अंदर चीन के आक्रमण के समय किया गया। इसी के साथ भारत में अब तक 3 बार आपात लग चुके हैं, 1962, 1971 और 1975 में। 3 बार ये महत्वपूर्ण बन सकते हैं आने वाले एग्जाम में, आप विशेष तौर से इनको याद रखें। नेक्स्ट अध्ययन करें दोस्तों तो प्रथम राष्ट्रीय आपात समय वहाँ जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लाइन। राज्य में आपात की अवधि 2 माह की होती है तथा संसद की अनुमति पर इसे 6 माह तक किया जा सकता है। राज्य के बारे में अध्ययन करें तो आपात की अवधि 2 माह होती है, जबकि हमने संघ और फिर केंद्र के बारे में देखा था वहाँ पर 1 माह। राज्य में अधिकतम 3 वर्ष का आपातकाल हो सकता है, अधिकतम। वित्तीय आपात के समय उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश संघ अथवा राज्य सरकारों के अधिकारियों के वेतन में कमी की जाती है। भारत में वित्तीय आपात की घोषणा 1 बार भी नहीं की गई है अब तक। इसी के साथ हमने बाहरी आक्रमण के कारण हमने देखा था कि आपात घोषित किया गया था 3 बार। और पंचायती राज उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 राजस्थान नागौर जिले में किया गया। काफ़ी बार अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पंचायती राज का उद्घाटन कब किया गया, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा गांधी जी के जन्म दिवस पर 2 अक्टूबर 1959 को राज्य के नागौर जिले में किया गया, राजस्थान राज्य के। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत होती है, पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई।
बात करें शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर की गई। काफ़ी बार अगर पंचायती राज से क्वेश्चन बनता है तो वो बलवंत राय मेहता समिति से भी बनता है। बलवंत राय मेहता समिति के सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों को महत्व देना है। और ये जो धर्मनिरपेक्ष जो हम पढ़ते हैं प्रस्तावना के अंदर। और स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्तमान में और उस समय कानून मंत्री रहे थे स्वतंत्र भारत के। प्रथम निर्वाचन आयुक्त की बात करें तो वो सुकुमार सेन थे। कौन थे? निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे। हमने देखा था कि प्रथम कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ सभी धर्मों का महत्व होता है, जो कि हम काफ़ी बार पढ़ते हैं। ग्राम पंचायत का निर्वाचन करना राज्य सरकार पर निर्भर करता है। राष्ट्र ध्वज राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की मृत्यु पर 12 दिनों तक झुका रहता है। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली होने पर भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका कार्य देखता है। इसी के साथ उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद को होती है। भारतीय दंड संहिता 302 की हत्या से संबंधित है। 302 दंड संहिता है वो हत्या से संबंधित है। जम्मू कश्मीर की राजकीय जो भाषा है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर बन चुका है टेरिटरी, बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश, और उनकी राजकीय भाषा उर्दू है। चौथा स्तंभ प्रेस एवं समाचार पत्र को इंगित करता है। चौथा जो स्तंभ है वो प्रेस और समाचार पत्र को इंगित करता है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोक सभा में पेश करती है। बिना संसद का सदस्य होते हुए भी सदन की बैठक में भाग लेने वाला अधिकारी महान्यायवादी होता है। क्या होता है कि महान्यायवादी होता है, वो संसद का सदस्य नहीं होता और न होने के बावजूद भी वो संसद की बैठक में भाग लेता है, जिसे हम अटॉर्नी जनरल कहते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ को लिया गया और इसके शीर्ष भाग को लिया गया है। इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। प्रतीक के नीचे मुंडक निषेध जो है मुंडोकपनिषद में लिखा हुआ है सत्यमेव जयते। देवनागरी लिपि में अंकित है ये जो नाम लिखा गया है। और बात करें इसी के साथ नीला राष्ट्रीय प्रतीक भारत के मंत्रियों द्वारा, लाल राज्य और सदस्यों व अधिकारियों द्वारा, हरा प्रतीक लोकसभा के सदस्यों के द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। राष्ट्रीय ध्वज के बारे में अध्ययन करें तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज 3 पट्टियों वाला तिरंगा गहरा केसरिया ऊपर होता है, जो कि जागृति, शौर्य, त्याग का प्रतीक है। हरा सबसे नीचे होता है, जीवन में समृद्धि का प्रतीक है। सफ़ेद रंग बीच में होता है, जो सत्य और पवित्रता का प्रतीक होता है। सफ़ेद पट्टी के बीच में नीले रंग का चक्र होता है, जिसमें 24 तिल्लियां बनी हुई है। और राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है, लंबाई 3:2 है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को पेश किया। राष्ट्रीय ध्वज का पहली बार प्रदर्शन 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि में हुआ। राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन पिंगली वेंकैया ने तैयार की, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु के मछलीपट्टनम के रहने वाले व्यक्ति थे पिंगली वेंकैया। जनवरी 2004 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश BN खरे की अध्यक्षता में यह घोषणा हुई कि राष्ट्रीय ध्वज फहराया नागरिकों का मूल अधिकार रहेगा। किन की अध्यक्षता में? ये जो अध्यक्ष रहे थे NB खरे रहे थे। ये उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। और जनवरी 2004 में ये घोषणा की गई कि राष्ट्रीय जो ध्वज होता है वो फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। राष्ट्रीय गान जन गण मन है और अधिनायक, इसकी रचना रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा संविधान सभा ने 24 जनवरी 19 को अपनाया, राष्ट्रगान को स्वीकार किया। इसके गायन की अवधि 52 सेकंड है, संक्षिप्त अवधि 20 सेकंड है और संक्षिप्त गायन में प्रथम एवं अंतिम पंक्तियां गाई जाती है। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया। इसी के साथ इसे रविंद्रनाथ ठाकुर ने 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक प्रकाशित किया और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी अनुवाद इसका किया गया।
राष्ट्रगान के वर्तमान संगीतमय धुन को बनाने का श्रेय कैप्टन राम सिंह ठाकुर को जाता है। राष्ट्रगीत भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है, जिसे बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंठ से लिया गया है। बात करें इसे कब अपनाया गया, तो इसे 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसे सर्वप्रथम 1826 में कोलकाता अधिवेशन में गाया गया और राष्ट्रीय गीत को गाने का समय 1 मिनट 5 सेकंड है, जबकि राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड है। भारतीय संसद की कार्यवाही का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से होता है। भारतीय संसद की कार्यवाही की राष्ट्रीय कैलेंडर के बारे में अध्ययन करें तो ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ देश भर के लिए शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग को राष्ट्रीय प्रयोग के लिए 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र व अंतिम महीना बात करें तो फाल्गुन होता है। यह सामान्य वर्ष में 21 मार्च से शुरू होता है और लीप वर्ष से 22 मार्च से शुरू होता है। शक संवत का प्रारंभ 78 ईस्वी में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। शक संवत जो कि भारत का राष्ट्रीय पंचांग है। विक्रम संवत का प्रारंभ 58 ईसा पूर्व हुआ था। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है और भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद का पेड़ है। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव डॉल्फिन है। भारत के राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त है। कौन है? मैथिली शरण गुप्त है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य मुंडकोपनिषद का सूत्र सत्यमेव जयते हैं। और भारत का राष्ट्रीय सूचना पत्र जो दस्तावेज है वो श्वेत पत्र है। और भारत का जो राजभाषा है वो हिंदी है, न कि भारत की कोई राष्ट्रभाषा है। भारत का राष्ट्रीय खेल जो है वो हॉकी है। और भारत का ध्वज जो गीत है वो हिंद देश का प्यारा झंडा, ये भारत का ध्वज गीत है। भारत का राष्ट्रीय फल आम है और राष्ट्रीय ध्वज निर्माण के लिए केवल हथकरघा, सूती तथा रेशमी कपड़े का प्रयोग किया जाता है। बात करें प्रश्नकाल। प्रश्नकाल जो होता है दोनों सदनों में प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटे यानी 11 से 12 बजे तथा प्रश्नकाल किए जाते हैं एवं उत्तर दिए जाते हैं। इसे प्रश्नकाल कहा जाता है। शून्य काल के बारे में अध्ययन करें तो इस काल में ठीक बाद का समय होता है 12 से 1 बजे शून्य काल कहा जाता है। इस काल के दौरान मामलों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है। सदन का स्थगन, इसके द्वारा सदन के कामकाज को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है, जबकि स्त्रावसान द्वारा सत्र की समाप्ति होती है। सदन स्थगन और स्त्रावासन ये अलग अलग बातें होती है। बजट सत्र के बारे में अध्ययन करें तो यह सत्र फरवरी माह के दूसरे तीसरे सप्ताह सोमवार से आरंभ होता है। इसमें आगामी वित्तीय वर्ष का अनुमानित बजट प्रस्तुत किया जाता है। अविश्वास प्रस्ताव, यह प्रस्ताव विपक्षी दल के किसी सदस्य द्वारा रखा जाता है। प्रस्ताव के पक्ष में कम से कम 50 सदस्यों का होना आवश्यक है। प्रस्ताव प्रस्तुत होने के समय 10 दिन के अंदर इस चर्चा होना आवश्यक होता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। विशेषाधिकार प्रस्ताव, यह प्रस्ताव संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किया जा सकता है। यह जो प्रस्ताव है जब उसे यह प्रतीत होता है कि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य ने संसद में झूठ तथ्य प्रस्तुत करके संसद के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया है, ये होता है विशेष अधिकार। विश्वास प्रस्ताव के बारे में अध्ययन करें तो बहुमत का समर्थन प्राप्त होने में संदेह होने की स्थिति में सरकार द्वारा लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। और इस प्रस्ताव का उद्देश्य यह सिद्ध करना होता है कि सदन का बहुमत किसके साथ है। विश्वास प्रस्ताव के पारित न होने की स्थिति में सरकार को त्याग पत्र देना आवश्यक हो जाता है। गणपूर्ति जो होती है वो क्या होती है? सदन में किसी बैठक में गणपूर्ति के लिए अध्यक्ष सहित कुल सदस्य संख्या का 10वां भाग होती है। अध्यक्ष तभी पीठासीन होता है जब गणपूर्ति हो जाती है। संविधान सभा के प्रथम बैठक में किसे इस सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है, इन्हें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट अध्ययन करिए तो भारत में सत्ता का हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम किस प्रस्ताव से किया गया तो क्रिप्स प्रस्ताव 1946 जो आया था। इसमें
भारत का जो सत्ता का वो जो हस्तांतरण है वो किया गया था। अन्य रजवाड़ों ने भारत में विलय के बाद भी किन किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होने में विलंब किया, तो वो थे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ये जो 3 राज्य हैं ये भारत में सम्मिलित होना नहीं चाहते थे, अपना अलग से राज्य बनाना चाहते थे। संविधान के प्रारूप कब प्रथम वाचन हुआ, तो 15 नवंबर 1948 को संविधान के प्रारूप का प्रथम वाचन हुआ। संविधान सभा के प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। इसी के साथ संविधान सभा के लिए चुनी गई महिलाएं किस पार्टी से संबंध थी, तो कांग्रेस पार्टी से। किसने भारतीय संविधान को एक कठोर संविधान एक वृद्ध आकार के कारण ही बताया, तो आइवर जेनिंग्स ने बताया था। कठोर संविधान और वृत्त यानी बहुत बड़ा संविधान बताया था। जनगण मन के रचनाकार कौन है, तो रविंद्रनाथ ठाकुर है। किस अधिनियम के द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भाषाओं के आधार पर सबसे पहले आंध्र प्रदेश को राज्य बनाया गया। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 12वां राज्य घोषित किया गया, तो संविधान का जो 36वां जो अधिनियम है 1975 ईस्वी के तहत, और 56वां संविधान संशोधन के तहत केंद्र शासित प्रदेश राज्य को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया, गोवा। संविधान सभा के मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के कौन अध्यक्ष थे, तो जे.बी. कृपलानी थे। इसी के साथ बात करें नेक्स्ट, तो 367 नंबर क्वेश्चन रहेगा दोस्तों। संविधान सभा के मौलिक अधिकार संबंधित उप समिति के अध्यक्ष देखा जे.बी. कृपलानी थे। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, तो रीट यानी समादेश जारी किया जा सकता है। किस रीट का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, हम आदेश देते हैं, यानी वो उच्च न्यायालय आदेश देता है। कौन सा संविधान संशोधन निर्देशक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों का श्रेष्ठता प्रदान करता है, तो 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन कितने मूल कर्तव्यों की व्याख्या करता है, तो मूल कर्तव्य उसने बताए थे 10। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निदेशक तत्व वर्णित है, तो भाग 4 में नीति निदेशक तत्व वर्णित है। किस अनुच्छेद में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण वर्णित होता है, तो अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग अलग बताया जाता है। किसने कहा गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण में सर्वोच्च शक्ति जनता में न कि राजा में जैसे कि एक व्यक्ति में निहित होती है, तो ये न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने कहा था। क्या कहा था, गणराज्य एक ऐसा राज्य होता है जिसमें अंतिम विश्लेषण सर्वोच्च शक्ति जनता में न कि राजा जैसे किसी एक व्यक्ति में निहित होती है। राजा जैसे एक व्यक्ति में निहित होती है, अपितु वो पूरे गणराज्य में निहित होती है। ये कहा था न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह ने। किसने कहा राष्ट्रपति राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका नहीं, वह राज्य का प्रतिनिधित्व कर सकता है, शासन नहीं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि वह क्या कर सकता है, प्रतिनिधित्व कर सकता है लेकिन शासन नहीं कर सकता। कौन, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसके द्वारा पारित महाभियोग प्रस्ताव पर हटाया जा सकता है, तो संसद के द्वारा। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल करता है। किसकी स्वीकृति के बिना संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कानून नहीं बन सकता, तो राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई जो विधेयक होता है वो पारित नहीं होता। राजदूतों, राजनयिकों, प्रतिनिधियों तथा वाणिज्यिक दूतों की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। संसद के किस सदन के विघटन करने की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, तो राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, अपितु राज्यसभा को नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा युद्ध, भारी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह में आपातकाल लागू करना वर्णित है, और ये 352 के तहत। प्रत्येक आम चुनाव के बाद लोकसभा के प्रथम सत्र एवं प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र कौन संबोधित करता है, तो ये राष्ट्रपति करते हैं। सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी थे। राष्ट्रपति को किस विधि से हटाया जा सकता है, तो महाभियोग लगाकर। सबसे युवा राष्ट्रपति, तो नीलम संजीव रेड्डी। सबसे रक्षा बलों के प्रमुख को नियुक्ति कौन करता है, तो रक्षा बलों के प्रमुख की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति भवन के मुख्य शिल्पकार कौन थे, तो ए.एल. लुटियंस थे।
नेक्स्ट अध्ययन करें तो 26 जनवरी 1950 को दोस्तों 12 जनवरी 1952 तक अंतरिम राष्ट्रपति थे भारत के, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राष्ट्रपति भवन के शिल्पीकार A.L. लुंटियस थे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद की स्थापना कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति को वेतन किस पद से दिया जाता है, तो राज्यसभा के शपथ जो सभापति होते हैं उस रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है। सबसे कम अवधि तक उपराष्ट्रपति पद पर कौन आसीन रहे, तो वी गिरी है। ये 1967 में सबसे कम समय तक उपराष्ट्रपति पद पर नियुक्त रहे। भारत में उपराष्ट्रपति पद च्युत करने का संकल्प कहाँ प्रस्तावित किया गया है, तो केवल राज्यसभा से चुना जाता है उपराष्ट्रपति। इसी के साथ कौन सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो प्रधानमंत्री करता है। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची में निकाला गया, तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाला गया। इसी कारण किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद को संभाला था, तो श्रीमती इंदिरा गांधी ने। नियंत्रक महालेखा परीक्षक कब तक अपने पद पर बना रह सकता है, तो 6 वर्ष का कार्यकाल और 65 वर्ष की उम्र तक बना रह सकता है। कौन सी समिति नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट का निरीक्षण करती है, तो लोक लेखा समिति है। ये क्या करती है, जो महालेखा होते हैं, नियंत्रक होते हैं, उनकी जो रिपोर्ट होती है उनका निरीक्षण करती है। राज्यसभा में राज्य का प्रतिनिधित्व किस बात का निर्भर करता है, तो राज्य की जनसंख्या पर निर्भर करता है। इसी के साथ आज का अंतिम सवाल दोस्तों, राज्यसभा के सदस्यों के पहले समूह की सेवानिवृत्ति कब हुई थी, तो 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। राज्यसभा के जो सदस्य थे, पहले समूह के जो सदस्य थे, उनकी सेवानिवृत्ति कब हुई थी दोस्तों, तो 2 अप्रैल 1954 को हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें, इसी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो की अगर आपको करनी है PDF प्राप्त तो ज्वाइन करें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल को। थैंक यू हैव ए नाइस डे।